गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को लेकर एलएलबी में पूछे जाने वाले मुख्य मुख्य प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता। देखिए, सीपीसी जो है वो सिविल मामलों में सिविल न्यायालय किस प्रकार कार्रवाई करेंगे उसके बारे में बताया गया है। प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड्स बताया गया है। बेसिकली जब भी किसी व्यक्ति के किसी सिविल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और सिविल न्यायालय किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति के अधिकारों को जो उल्लंघन हुए हैं उनको मुहैया कराएंगे, उन अधिकारों का प्रवर्तन कराएंगे, राइट्स को एनफोर्स किस प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाएगा, वो बेसिकली सीपीसी की सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है कि हाउ सिविल कोड्स विल डिटरमाइन और एनफोर्स द सिविल राइट्स ऑफ द पर्सन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी राइट। तो जब किसी अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो उस अधिकार या सिविल अधिकार के उल्लंघन की दशा में सिविल न्यायालय किस प्रकार से उपचार दिलाएगा, तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो सिविल कोड के प्रोसीजर की प्रक्रिया को सीपीसी कहा गया है, सिविल प्रोसीजर कोड कहा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सीपीसी है क्या। अब देखिए, सिविल न्यायालय जो है वो सिविल वादों का विचारण करेंगे। सिविल कोर्ट टू ट्राई सिविल केसेस, आप लोग सेक्शन 9 पढ़ोगे सीपीसी का तो पता चलेगा कि सिविल न्यायालय सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि व्हाट इज द केस ऑफ सिविल नेचर, सिविल प्रकृति का मामला क्या है। और ये एक बड़े सवाल के रूप में भी पूछा जा सकता है कि सिविल नेचर का केस क्या है, इसको समझाइए। तो देखिए, बेसिकली कई तरीके के अधिकार हमको कानून ने दिए हैं। संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, मूल अधिकार दिए हैं, और कई कानूनों ने हमें कई प्रकार के लीगल राइट्स दिए हैं और कुछ कानूनों ने हमें सिविल राइट्स भी दिए हैं। तो अगर संक्षिप्त में कहूँ कि सिविल राइट्स क्या होते हैं, तो कि साहब ऐसे अधिकार जो देश के सामान्य विधि के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं और मान्यता प्राप्त अधिकार हैं, सिविल अधिकार कहलाते हैं। Those rights which are given by the common law system of the country and recognized by it said to be civil rights। तो देश की सामान्य विधि के द्वारा जो आप लोगों को अधिकार दिए गए और सामान्य विधि ने उन्हें मान्यता भी प्रदान की है, तो कहा जाता है कि वो सिविल राइट्स होते हैं। उदाहरण दूं, जैसे मैं आपको, जैसे उदाहरण के लिए संविदा अधिनियम के अंतर्गत, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन दिए गए हैं। तो ये देश का कॉमन लॉ है और रिकॉग्नाइज राइट एंड ऑब्लिगेशन है, तो ये सिविल अधिकार माने जा सकते हैं। संविदा के पक्षकारों के अधिकार सिविल नेचर के अधिकार हैं। इसी तरह साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत, पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत साझेदारों के अधिकार और दायित्वों का वर्णन किया गया है। राइट्स एंड obligations of partners are mentioned under partnership act। those rights and obligations also kinds of civil nature, ये भी दीवानी प्रकृति के मामले हैं, दीवानी प्रकृति के वाद माने जाएंगे। इसी तरह माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत सेलर और परचेजर के अधिकार और दायित्व हैं। तो ये जितने भी सामान्य विधि के द्वारा दिए गए हैं। टीपी एक्ट भी देख सकते हो आप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्रेता के अधिकार, विक्रेता के अधिकार, उनके दायित्व, पट्टाकर्ता पट्टा ग्रहीता के अधिकार, बंधक कर्ता बंधक ग्रहीता के अधिकार। तो ये सब देश की सामान्य विधियां हैं और इन कॉमन लॉज ने
जो अधिकार और दायित्व प्रदान किए हैं बेसिकली वे सिविल राइट की कैटेगरी में रखे गए हैं। और अन्य कई कानून और हैं, जैसे ऐसे कानून जो विवाह संबंधी विधियों का विनियमन कर रहे, मैट्रिमोनियल इश्यूज को देखने वाले लॉ हैं, जैसे हिंदू लॉ में एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक पृथक्करण का आवेदन, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का आवेदन, तलाक धारा 13 में म्यूचुअल कंसेंट से 13B में तलाक, ये सब भी कहीं न कहीं सिविल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा लॉ ऑफ टोर्ट में अगर आप देखोगे तो अपकृत्य विधि में जो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है विधिक अधिकार के उल्लंघन पर, तो HB वर्सेस वाइट का केस लॉ ऑफ टोर्ट के पेपर में भी हमने डिस्कस किया, यहाँ भी हम करेंगे, क्योंकि सेक्शन 9 जब आप पढ़ोगे तो उसके एक्सप्लेनेशन में आपको लिखा मिलेगा कि सिविल राइट्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके संबंध में कोई धन संबंधी फायदा जुड़ा हुआ हो। इवन इफ देर इज नो मॉनिटरी बेनिफिट देन आल्सो अ केस कम्स अंडर द वायलेशन ऑफ अ सिविल राइट। चाहे कोई वित्तीय फायदा या लाभ ना भी जुड़ा हुआ हो तब भी मामला सिविल राइट का हो सकता है। जैसे HB वर्सेस वाइट, आप सब लोगों को पता है कि वोट देने नहीं दिया गया, हालांकि जिस व्यक्ति को, जिस अभ्यर्थी को, जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता था वही कैंडिडेट चुनाव भी जीत गया, लेकिन फिर भी HB वर्सेस वाइट में क्षतिपूर्ति दिलाई गई, डैमेजेस और कंपनसेशन हैज बीन अवार्डेड। कारण क्या रहा? कारण यह रहा कि द लीगल राइट ऑफ अ पर्सन इज वायलेटेड, तो सिविल राइट वायलेट हुआ है एक व्यक्ति का और उसके लिए उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जा सकती है। इसी तरीके से राइट्स रिलेटिंग टू ऑफिस, तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी राइट होते हैं, पद संबंधी जो अधिकार हैं, तो जैसे पद, सरपंच का पद हो गया, किसी पंच का पद हो गया, न्यासी में न्यास का पद हो गया, किसी सभा या मीटिंग में अध्यक्ष का पद हो गया, और इस प्रकार के जो पद के अधिकार हैं ये भी सिविल राइट माने गए हैं। जाति में बने रहने का अधिकार सिविल अधिकार माना गया है। अब ये मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल दिए कि ऐसे अधिकार जो देश के कॉमन लॉ के द्वारा, सामान्य विधि के द्वारा प्रदत्त है, मान्यता प्राप्त है, तो वो सिविल अधिकार कहे जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई कसौटी तो चाहिए कि हम कैसे पहचानें कि कोई अधिकार सिविल अधिकार है या नहीं। तो हमें कैसे पहचानना है कि कोई सिविल राइट है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ मानक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि हमें लिखने चाहिए हमारे पेपर में जब अगर पूछा जाए कि सिविल राइट क्या है। सब कोई केस सिविल नेचर का है या नहीं, इसे तय करने के लिए हमने निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। टू फाइंड आउट whether a case is belonging to civil nature or not, we have to consider following things। क्या क्या कंसीडर करना है? नंबर 1, जहां किसी वाद में या मामले में जो मुख्य विचारणीय प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है, वो किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन, अधिकारों के सृजन, अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में हो, तो मानेंगे कि वो मामला निश्चित रूप से सिविल प्रकृति का मामला है। क्या है कि जिस किसी मामले में बेसिक क्वेश्चन जो है वो व्यक्ति के अधिकारों के क्रिएशन, सृजन को लेकर, क्रिएशन ऑफ राइट्स को लेकर है, या वायलेशन ऑफ राइट्स को लेकर है, अधिकारों के उल्लंघन को लेकर है, या इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स को लेकर है, अधिकारों के प्रवर्तन को लेकर है। तो अधिकार सृजन, अधिकारों का उल्लंघन और अधिकारों के प्रवर्तन को लेकर अगर कोई भी मामला है तो आपको कंक्लूड करना है कि वो डेफिनेटली क्लियर कट सिविल नेचर का मामला है। तो ये पहली बात हो गई, कैसे हम पहचानेंगे। तो क्रिएशन ऑफ राइट, वायलेशन ऑफ राइट और इन्फोर्समेंट ऑफ राइट अगर किसी मामले में है कुछ, तो हम कहेंगे कि इट इज क्लियर कट केस ऑफ सिविल नेचर। अब आगे बात करें कि भाई जहां किसी केस में
बेसिक क्वेश्चन जो है वो जाति पे निर्भर है, धर्म का है, धार्मिक क्रियाकलाप से उस पर संबंधित है, तो मानकर चलिए कि ऐसा दावा सिविल प्रकृति का दावा नहीं है। तो जहाँ बेसिक क्वेश्चन किसी कास्ट जाति से रिलेटेड है, किसी धर्म रिलीजन से रिलेटेड है और किसी रिलीजियस एक्ट से लेकर है, तो मान के चलिए कि इट इज़ नॉट केस ऑफ द सिविल नेचर, तो वो दीवानी प्रकृति का मामला नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही वहाँ पे जाति धर्म का हो गया है। तो जहाँ बेसिक क्वेश्चन जाति धर्म का है वो दीवानी प्रकृति का मामला नहीं माना जाए। नंबर 3 पे हम बात करें कि जहाँ पे बेसिक क्वेश्चन तो किसी मामले में मुख्य प्रश्न तो अधिकार के सृजन, वोलेशन, उल्लंघन और प्रवर्तन का है, लेकिन साथ में असिस्टिंग क्वेश्चन जो है एक सहायक प्रश्न भी है, वो जाति का है, वो धर्म का है, धार्मिक क्रियाकलापों का है, तो वो सिविल नेचर का केस माना जाएगा। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन वो राइट्स को लेकर है, राइट्स के क्रिएशन, वोलेशन और इन्फोर्समेंट को लेकर है। तो मुख्य प्रश्न क्या है कि भाई ये राइट मेरा है कि नहीं, ये पद मेरा है कि नहीं है? मुख्य प्रश्न है कि क्या इस पद पर बने रहने का अधिकार मुझे है कि नहीं। तो पद पर बने रहने का अधिकार एक सिविल राइट है, अधिकारों की बात हो रही है, क्रिएशन ऑफ राइट की बात हो रही है, तो वो सिविल मामला है। लेकिन मंदिर में पद, पुजारी के पद पर कौन रहेगा कि साहब वो तो ब्राह्मण होना जरूरी है। तो जो असिस्टिंग क्वेश्चन है वो जाति को लेकर है, धर्म को लेकर है, तो वो सिविल केस माना जाएगा, सिविल नेचर का केस माना जाएगा। नंबर 4, हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी सिविल नेचर के क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन बिना जाति और धर्म के क्वेश्चन को डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता, तो वो भी सिविल नेचर का मामला होगा। अभी अभी मैंने उदाहरण दिया जो दोनों जगह काम आएगा कि भाई मंदिर में या मस्जिद में, मंदिर में ब्राह्मण पुजारी होना चाहिए, मस्जिद में शायद कोई मुस्लिम व्यक्ति ही वो मौलवी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे उस पद के अधिकार का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न डिसाइड ही नहीं हो सकता है जब तक कि जाति डिसाइड नहीं हो जाए, धर्म डिसाइड नहीं हो जाए, तो ये भी सिविल नेचर का मामला माना जाएगा। अब जिन मामलों में लीगल इंजरी हुई है, चाहे आर्थिक क्षति ना भी हुई हो, वो सारे के सारे मामले सिविल नेचर के मामले माने जाएंगे। विधिक क्षति होना जरूरी है, आर्थिक क्षति, मॉनेटरी क्षति ना भी हो तब भी वो केस सिविल नेचर का माना जाए। इसके अलावा ध्यान रखना है कि पूजा के अधिकार हैं, राइट टू वर्शिप है, किसी धर्म में आस्था रखने का अधिकार है, या धार्मिक जुलूस या प्रोसेशन निकालने के अधिकार हैं, किसी जाति में बने रहने के अधिकार हैं, किसी शव को दफनाने का अधिकार है। ये सब के सब अधिकार सिविल प्रकृति के अधिकार माने गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि सिविल प्रकृति का अधिकार क्या है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन को और इन्हीं मानकों के आधार पे आपको नोट करके तो एग्जामिनेशन में लिख देना है। तो मेरा मानना है कि क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द केस ऑफ सिविल नेचर। अब जो ऑर्डर 2 में से एक छोटा एस्पेक्ट है, मैं दोनों साथ लेके चलूंगा, बड़े और छोटे सवाल दोनों ही साथ लेकर के हम चलेंगे। अब कई बार एक छोटा शॉर्ट नोट्स में सवाल पूछा जाता है कि कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु क्या है। भाई आपके सिविल राइट का वॉयलेशन होगा तो आप सिविल सूट फाइल करोगे, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन तो होना चाहिए, आपके वाद हेतु कारण तो होना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है जो आपको दावा करने का अधिकार मिल गया है। तो ऑर्डर 2 में कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया है। मैं बड़ी सिंपल तरीके से कहूँगा, अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए तो आपको इतना सा कोट करना है कि विपक्षी का या प्रतिपक्षी का ऐसा कोई कार्य या कार्य लोप, भूल या चूक जो कि व्यथित व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को दावा करने का अधिकार प्रदान करे, वाद हेतु कारण कहा जाएगा। एनी एक्ट और ओमिशन, एनी मिस्टेक और डिफॉल्ट ऑफ एडवर्स पार्टी which gives right to sue to victim
इज सेड टू बी कॉज ऑफ एक्शन। कोई कार्य या कार्य लोप, कोई भूल या चूक जो कि विपक्षी को, प्रतिपक्षी को आप पे दावा करने का अधिकार दे दे, तो उसे कहते हैं वाद हेतु कारण पैदा हो। बहुत सिंपल बात में समझाऊंगा आपको एक उदाहरण देकर कि मान लीजिए मैंने आपसे 5 लाख रुपया उधार लिया और कहा कि भैया 2 महीने में दे दूंगा। अप्रैल चल रहा है, मैंने कहा जून में आपको 5 लाख रुपया लौटा दूंगा। आपने मुझे 5 लाख रुपया दिया, मैंने उसके बदले में आपको मान लीजिए 20 जून का एक चेक दे दिया कि 20 जून को ये चेक आप अपने खाते में डालिएगा, आपको आपका पैसा मिल जाए। अब 20 जून को आपने अपने खाते में मेरा चेक डाला और किसी कारण से मेरा चेक बाउंस हो जाता है, अनादृत हो गया, तो आपको जैसे ही मेरा चेक बाउंस हो गया तो आपको वाद हेतु कारण मिल गया है। क्यों? कि ये जो चेक बाउंस हुआ है ये प्रतिपक्षी मतलब मैं विपक्षी हूं, तो मेरा कोई कार्य है, मेरा कार्य ये है कि मैंने बैंक में पैसे टाइम से नहीं जमा कराया। कार्य लोप है, ओमिशन है कि भाई करना चाहिए था नहीं किया। मिस्टेक और डिफॉल्ट है, ये मेरी तरफ से भूल हो सकती है, डिफॉल्ट हो सकता है। तो मेरा कोई भी एक्ट, ओमिशन, मिस्टेक और डिफॉल्ट जो कि सामने वाले को मुझ पे दावा करने का अधिकार प्रदान कर दे, वो हो जाता है कॉज ऑफ एक्शन। समझ गए हैं? तो ये कॉज ऑफ एक्शन है। अब कॉज ऑफ एक्शन का संयोजन, असंयोजन और कुसंयोजन, तो थोड़ा सा चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा नीचे और वहाँ पे आपको जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर पे मेरा एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में नहीं बात करके अगर आपको अतिरिक्त समय मिले तो वो देख लीजिएगा, तो शायद एक सवाल जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन को लेकर पूछा जाए, या जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज को लेकर पूछा जाए, तो वो वहाँ पे आपका कवर उस वीडियो में हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा उसे भी देख लीजिएगा ताकि सेफर साइड से हमारा पेपर कंप्लीटली हम कर पाए। चलिए, तो ये हो गया एक एस्पेक्ट। और अब हम बात करें जो कुछ सूट्स हैं, सीपीसी में काइंड्स ऑफ सूट का एक टॉपिक पढ़ाया करता हूं मैं, लेकिन एलएलबी के लिहाज से उस पूरे टॉपिक की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के पेपर के लिए। तो कुछ दावों को मैं बताऊंगा, कुछ दावों के प्रकार या काइंड्स ऑफ सूट में ऐसे जो इम्पोर्टेंट है या जिन पे मेरी दृष्टिकोण में पेपर में से सवाल या बुलबुला उठ सकता है, उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर पे करूंगा रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब देखिए, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है या फिर एक बड़ा सवाल भी पूछा जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स यानी कि प्रतिनिधिक दावा, प्रतिनिध्यात्मक दावा भी इसको कहते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है, प्रतिनिध्यात्मक दावा है, ये आपको ऑर्डर 1 रूल 8 में दिखाई पड़ेगा। तो आदेश 1 नियम 8 को जब देखेंगे, देखिए नाम से स्पष्ट है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट मतलब जब कोई दावा किसी व्यक्तियों की ओर से, व्यक्तियों के वर्ग की ओर से या किसी संस्था की ओर से दायर किया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, तो उसे प्रतिनिध्यात्मक दावा कहते हैं। तो ऐसा दावा जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग से या उनकी संस्था की ओर से इंस्टीट्यूट किया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, a suit which is instituted by a representative or by a person on behalf of group of persons or any institution group of people, तो वो कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव सूट। मान लीजिए मेरी कॉलोनी की, जो डोरे नगर की हमारी कॉलोनी है, इसकी कोई एक सार्वजनिक समस्या आ गई है। अब सब लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई है हमारे यहाँ पे, वाटर वर्क्स का पानी मान लो ठीक से नहीं आ रहा, तो कहते हैं दावा करना पड़ेगा, वाटर वर्क्स को पार्टी बना के दावा करो। और सब कहते हैं कि वकील साहब आप कोर्ट जाते आते रहते हो, तो आप दावा कर दो हमारी तरफ से, हम सब लोगों को पार्टी बना के, डोरे नगर में 100-150 मकान है, तो इन 150 ही लोगों की तरफ से एक दावा कर दिया जाए। तो 150 लोग मुझे ऑथोराइज कर देते हैं इस दावे को करने के लिए। तो ये 150 लोगों की तरफ से अगर मैं दावा करता हूँ रिप्रेजेंटेटिव के नाते,
तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि सबसे पहली बात तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग इसमें होने चाहिए, तो 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। उन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए, समान इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबकी सार्वजनिक समस्या है, एक कॉमन इंटरेस्ट सबका है कि पानी की समस्या सबको आ रही है। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव सूट किया जाता है, इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसके लिए न्यायालय की आपको अनुमति लेनी पड़ती है, कोर्ट की परमिशन लेके हम ऐसा दावा फाइल करते हैं। अब देखिए, सब लोगों ने मुझे ऑथोराइज कर दिया, तो वो ऑथराइजेशन लेटर चला गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया मैं उस केस में। अब मैं उस केस को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं उस केस में पैरवी कर सकता हूँ, कॉलोनी के सभी लोगों की तरफ से मैं कुछ एडमिशंस कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों को डिनाइल कर सकता हूँ, स्वीकृतियाँ कर सकता हूँ, मना कर सकता हूँ, प्लीड कर सकता हूँ, केस में राजीनामा भी कर सकता हूँ और केस को विड्रॉल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर प्रतिनिधि के नाते मैं किसी केस को विड्रॉल करूँगा, मैं अगर किसी केस में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, तो कोर्ट क्या करेगा कि जितने भी पार्टीज बनाए हैं, 100 पार्टी है मान लो, तो उन 100 के 100 पार्टीज के नाम पे एक नोटिस इशू करेगा और नोटिस इशू करके कहेगा कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि ने इस दावे को विड्रॉल करने के लिए, वापस लेने के लिए या इसमें राजीनामा हो गया है और इसे बंद करने का आवेदन किया है। तो आप लोगों को अगर कोई आपत्ति हो इन 100 के 100 लोगों को, तो वो कोर्ट में आके उस दिन अपना पक्ष रखें। तो इस प्रकार का या इस इंटेंशन का एक नोटिस चला जाएगा, तो वो नोटिस जाएगा और उस नोटिस पे अगर लोग आके आपत्ति करेंगे तब तो बात रही कुछ और उस नोटिस पर लोग कुछ नहीं करेंगे तो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा किया गया राजीनामे का आवेदन या विड्रॉल का आवेदन न्यायालय स्वीकार कर लेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी केस को विड्रॉल भी कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव किसी केस में राजीनामा भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। अब जो रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, बेईमानी करता, लोगों के हित में काम नहीं करता, पर्सनल इंटरेस्ट में काम करता है, तो क्या न्यायालय उसे हटा सकता है? तो कि साहब बिल्कुल, न्यायालय को शक्ति है कि अगर न्यायालय को ये प्रतीत हो कि प्रतिनिधि ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, लोगों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, स्वयं के हित में कार्य कर रहा है, तो न्यायालय प्रतिनिधि को हटा सकता है। और इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें अगर कोर्ट को लगे कि रिप्रेजेंटेटिव पागल हो गया है, रिप्रेजेंटेटिव अपने काम में अनियमितता बरत रहा है, इर्रेगुलर है, विजिलेंट नहीं है या भारत से बाहर चला गया है, तो ऐसी किसी स्थिति में भी न्यायालय रिप्रेजेंटेटिव को अपने ऑफिस से रिमूव कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट करने के लिए पार्टी से आग्रह कर सकता है। तो प्रतिनिधिक दावा के किसी भाग का राजीनामा कैसे होगा, उसका विड्रॉल कैसे होगा, ये सब भी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली बता दिया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट को लेकर शॉर्ट नोट्स या कोई सवाल पूछा जाए तो उसे आपको डील कर लेना है। फिर एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो भी हम काइंड्स ऑफ सूट में पढ़ते हैं और इस पर भी सवाल टाइम टाइम पे पूछे जाते रहा है। सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, शासन के द्वारा या उनके विरुद्ध दावे, सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध दावे। आर्टिकल 300 में हमें इसकी संकल्पना दिखाई पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की। सीपीसी का सेक्शन 79 और 80 आपको इस बारे में बताएगा और ऑर्डर 27 जो है सीपीसी का, वो भी आपको इसी बारे में शासन और सरकार के विरुद्ध दावों के बारे में बताएगा। देखिए, हमारे यहाँ जो सरकार की व्यवस्था है ये संघीय शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि केंद्र की सरकार अलग होती है और स्टेट की गवर्नमेंट्स अलग होती है।
तो केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग होती है, तो यही संघीय शासन की विशेषता होती है। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या इन सरकारों के खिलाफ दावे किए जा सकते हैं या ये सरकारें दावे कर सकती है? तो भाई सरकार दावा कर सकती है। आर्टिकल 300 हम देखते हैं। तो आर्टिकल 300 में लिखा है कि अगर भारत की सरकार को कोई दावा करना है तो राष्ट्रपति के नाम में ऐसा दावा हो जाएगा और राष्ट्रपति के नाम से दावा कर दिया जाएगा। और राज्यों की सरकारों को कोई दावा करना है तो राज्यपाल के नाम से दावा हो जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया कि भाई राज्य के द्वारा दावा किया जा सकता है, केंद्र की सरकारों के द्वारा दावे किए जा सकते हैं। सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट्स, तो गवर्नमेंट्स के द्वारा सूट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। ये बात तो यहाँ पे हमने क्लियर कर ली। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकार के विरुद्ध दावा किया जा सकता है? वेदर सूट में बी फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट के साथ किया जा सकता है? जवाब पॉजिटिव में देंगे। क्या ध्यान रखना है कि अगर केंद्र सरकार की अगेंस्ट में दावा कर रहे हो तो यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाना पड़ेगा, भारत संघ को पक्षकार बनाना पड़ेगा। और राज्य की सरकार के तरफ अगेंस्ट में दावा कर रहे हो तो आपको राज्य की सरकार को पार्टी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट दावा करता हूं तो मुझे पार्टी बनाना पड़ेगा सत्येंद्र सिंह सांखला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और यही मैं केंद्र सरकार की तरफ से करता हूं तो सत्येंद्र सिंह सांखला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ को पार्टी बना के मैं ऐसा दावा करूंगा। अब दावा तो मैं कर पाऊंगा, लेकिन सेक्शन 80 जो सीपीसी का है वो ये कह रहा है कि चूंकि सरकार एक बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत बड़ा उद्यम, कई सारे कामकाज हैं सरकार के पास, और अगर मैं सरकार के खिलाफ दावा करता हूं तो मुझे दावा करने से पहले कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तो कि साहब दावा करने से पहले मुझे सेक्शन 80 का 2 महीने पहले का प्रायर नोटिस गवर्नमेंट को देना होगा, या उस गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट को देना होगा जिसके अगेंस्ट में मैं कोई दावा करना चाहता हूं। तो अगर मैं दावा करना चाहता हूं तो मुझे उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को 2 महीने पहले का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। इसका कारण यह है, अभी जैसे भी कहा मैंने कि सरकार एक बड़ा उपक्रम है, तो सरकार को मैं नोटिस दूंगा ताकि सरकार अपने बचाव के लिए आंकड़े इकट्ठे कर ले, मुझे जवाब देने के लिए प्रिपेयर रहे, तैयार हो जाए। तो नोटिस का प्रोविज़न यहाँ पे रखा गया है। तो धारा 80 का नोटिस देना है। कितने टाइम का देना है कि साहब 2 महीने पहले देना पड़ेगा दावा करने से। अब बात करें कि धारा 80 का ये नोटिस हम किसको देंगे। तो अगर कोई सिविल सूट या दावा हम भारत सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं तो सरकार के उस संबंधित विभाग के सेक्रेटरी को, सचिव को हमें नोटिस देना पड़ेगा। और अगर हम कोई मुकदमा रेलवे के खिलाफ कर रहे हैं तो रेलवे के महाप्रबंधक को नोटिस देना होगा। अब तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया, 370 हट गई, सब कानून लागू हो गए। बाकी JNK सरकार के अगेंस्ट में कोई दावा करना होता था तो वहाँ के ऑथराइज अफसर को नोटिस देना पड़ता था। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई दावे कर रहे हो तो नोटिस या तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को दे दो, या फिर जिले के जिला कलेक्टर को दे दो, या अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी को नोटिस दिया जा सकता है। अगर कोई दावा किसी एजेंसी के खिलाफ दायर किया जा रहा है तो उस विभाग और उस संस्था के अध्यक्ष को ऐसा नोटिस धारा 80 का दे दिया जाए। अब देखिए, धारा 80 का नोटिस आप दोगे, इस नोटिस के कंटेंट क्या हो सकते हैं। तो नोटिस में आपको मामले के तथ्य लिखने हैं कि भाई ऐसा क्या चीजें हुई है जो आपको सरकार के खिलाफ दावा करना पड़ रहा है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देना है। फिर वाद हेतुक भी लिख देना है कि कौन सा कॉज ऑफ एक्शन हुआ, मतलब सरकार का ऐसा कौन सा कार्य हुआ है
कार्य लोप हुआ है, कोई भूल या चूक हुई है जिसके कारण कि मुझे सरकार के खिलाफ दावा करने का अधिकार मिला है, और रेमेडी क्या क्या है, अनुतोष क्या क्या है, ये भी देख लेना है। आप क्या सरकार से रेमेडी चाहते हो, क्या अनुतोष चाहते हो, तो वो भी आपको उस नोटिस में लिखना है। अब देखिए, ये तो हो गई औपचारिकताएं कि धारा 80 का नोटिस देना होगा। पर मान लीजिए अगर सरकार की तरफ, सरकार के अगेंस्ट में किसी व्यक्ति ने सूट फाइल कर दिया और वो धारा 80 का नोटिस देना भूल गया या उसने वो नोटिस नहीं दिया, तो क्या करेगी कोर्ट, क्या होगा? तो इसके दो एस्पेक्ट हमको दिखाई पड़ते हैं। नंबर एक, कि न्यायालय ऐसे सूट को प्रेजेंट होते समय, एक बारी ग्रहण करते समय, एक्सेप्ट करते समय ये डायरेक्शन देगा कि साहब पहले आप नोटिस दे दो और उसके बाद हम इस सूट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, एक तो कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि जस्ट गो फॉर नोटिस। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यदि न्यायालय उचित समझे तो ऐसे दावे को खारिज भी कर सकता है। इफ कोर्ट थिंक्स फिट, कोर्ट में रिजेक्ट सच सूट। तो उचित समझे तो दावा खारिज भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि भाई ये दो एस्पेक्ट हो सकते हैं अगर दावा सरकार के अगेंस्ट में नोटिस दिए बिना कर दिया गया है। लेकिन कभी कभी मामले की गंभीरता होती है, कोई इमीडिएट रिलीफ लेना होता है, तो न्यायालय धारा 80 के नोटिस को अगर आपने नहीं दिया है तब भी आपके दावे को एंटरटेन कर सकता है। तब भी न्यायालय इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपकी बात को, आपके सूट को सुन सकता है। और आपको कोई अर्जेंट रिलीफ की रिक्वायर्ड है तो टीआई, टेम्परेरी इंजेक्शन ऑर्डर 39 में, या ऐसे कई रिलीफ एक बारी दे दिए जाते हैं और उसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती हैं। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, ऑर्डर 27 और सेक्शन 79-80 में सरकार के अगेंस्ट में जो दावे किए जाए, ऐसे जितने भी दावे हैं जो सरकार के अगेंस्ट में है, सरकार की किसी एजेंसी के अगेंस्ट में है, तो ऐसे हर मामले में न्यायालय का एक कर्तव्य होता है, इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, कि न्यायालय जो है वो सरकार और व्यक्ति के बीच में, जिसने कि केस किया है, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करे, राजीनामे करवाने का प्रयास करे। ऐसा प्रयास न्यायालय का ऐसे मामलों में अंत तक रहेगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर 27, सेक्शन 79-80, सरकार के विरुद्ध दावे या सरकार के द्वारा या उनके विरुद्ध दावे। तो इनमें से भी एक सवाल दिखाई पड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है एलएलबी के पेपर में, तो ध्यान से इसको डील कीजिएगा। आगे चलते हैं कि भाई ऑर्डर 27A ये भी एक प्रकार का एक अलग दावा है। ये विधि के प्रश्न और संविधान के निर्वचन के दावे, सूट रिलेटेड टू सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ द लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा कोई दावा किया जाता है जो कि विधि के किसी सारवान प्रश्न के बारे में है, किसी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई सवाल खड़ा हो गया है। तो संविधान के किसी उपबंध के निर्वचन का प्रश्न कहीं न्यायालय के सामने खड़ा हो जाए, या और कोई व्यक्ति जो विधि विज्ञ है उसे लगे कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न पैदा हो गया है, संविधान के किसी उपबंध का निर्वचन संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए दावे हो सकते हैं। तो ऐसा दावा जब पेश किया जाए तो उसके लिए ऑर्डर 27 आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, विधि शब्द, विधि के सारवान प्रश्न के दावे, तो विधि शब्द का वही अर्थ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के क्लोज 3 में आप लोगों को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम भी बताया कि लॉ क्या है। लॉ में लॉ, बाय लॉ, सब लॉ, रूल्स, सब रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, कस्टम, यूजेस, सब कुछ शामिल हैं। तो इनमें से किसी का भी कोई सब्सटेंशियल सवाल पैदा हो जाए तो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन का सवाल पैदा हो जाए, तो जो दावा फाइल करेंगे
उसमें ऑर्डर 27A कुछ डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है? ये से डायरेक्शन कोर्ट को दिए जा रहे हैं। तो ऑर्डर 27A कोर्ट को डायरेक्शन दे रहा है कि कोर्ट को नोटिस जारी करने चाहिए ऐसे मामलों में। तो कोर्ट शुड इशू नोटिस इन दोज केसेस। ठीक है, अब क्या कोर्ट नोटिस जारी करे ऐसे मामलों में, किसको नोटिस जारी करे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि कोर्ट अगर वो कानून जिसके सब्सटेंसिव क्वेश्चन पैदा हो गया है, अगर वो प्रोविजन जिसके निर्वचन का सवाल पैदा हो गया है केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून था, तो ऐसी दशा में जो नोटिस देना है वो भारत के महान्यायवादी को देना है, अटॉर्नी जनरल को देना पड़ेगा। और अगर वही कानून राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्य के महाधिवक्ता को ऐसा नोटिस देना पड़ेगा, एडवोकेट जनरल को ऐसा नोटिस दीजिए। ठीक है, नोटिस के साथ साथ जिस कानून का सब्सटेंटिव क्वेश्चन पैदा हो गया है, सारवान प्रश्न पैदा हो गया है, जिस कानून के निर्वचन का सवाल पैदा हो गया है, उसकी एक एक कॉपी भी उसके साथ में अटैच कर दीजिए नोटिस के साथ में। और नोटिस न्यायालय भेज देगा या तो अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल को, जो भी स्थिति होगी। ऐसा नियम क्यों है? ऐसा नियम इसलिए है कि जो भी सरकार के लोग हैं, ताकि वो उस वाद में अपना प्रतिनिधित्व कर सकें, वो अपनी बात को वहाँ रख सकें, और पार्टी बनना चाहें तो न्यायालय उन्हें पार्टी भी बना सकेगा। तो ऐसे कई केसेस हुए हैं जिनमें कोर्ट ने नोटिस दिए हैं सरकारों को, जैसे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हम सब जानते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल को लेकर हम पढ़ते हैं। तो प्रीएम्बल के इंटरप्रिटेशन को या कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देशिका के इंटरप्रिटेशन को सवाल खड़ा हो गया कि संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस मामले में केंद्र सरकार ने कानून, क्योंकि संविधान तो सरकार के द्वारा ही बना है, तो नोटिस दिया गया भारत के महान्यायवादी को। तो ऐसे कई नोटिस दिए जाते रहे हैं, दिए जाते रहेंगे, अगर दावे किसी कानून के सारवान प्रश्न के संबंध में है और संविधान के किसी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को लेकर है। चलिए आगे चलते हैं। एक और दावा जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, संभावना अधिक है। तो ऑर्डर 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। सूट बाय और अगेंस्ट माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन, अस्वस्थ चित्त और अवयस्क व्यक्ति के द्वारा या उनके विरुद्ध दावे। तो सवाल कई बार ये पैदा होता है कि क्या कोई दावा अवयस्क व्यक्ति के द्वारा या पागल व्यक्ति के द्वारा संस्थित किया जा सकता है या उनके विरुद्ध दावे संस्थित किए जा सकते हैं। तो क्या आंसर तो पॉजिटिव में देंगे कि हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं, वो पूरी करनी पड़ेगी। सूट बाय माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन की हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई दावा अवयस्क व्यक्ति के द्वारा किया जाना है या विकृत या पागल व्यक्ति के द्वारा किया जाना है तो कैसे वो दावा होगा। देखिए, वैसे तो जो लिमिटेशन का लॉ है उसके सेक्शन 6, 7, 8 में साफ साफ लिखा है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु कारण, किसी अवयस्क व्यक्ति के पक्ष में पैदा हो जाए या किसी विकृत व्यक्ति के फेवर में पैदा हो जाए, इफ cause of action has arisen in favor of unsound mind person or minor, then period of limitation will not start against them। तो उनके खिलाफ दावा करने का जो लिमिटेशन का पीरियड है वो शुरू ही नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जब वो ठीक हो जाए, पागल स्वस्थ चित्त हो जाए, अवयस्क व्यक्ति वयस्क हो जाए, तो वो अपना दावा कर पाएगा। मतलब तब तक वो दावा नहीं करेंगे, तब भी कानून में उन्हें छूट दी गई है, ताकि क्योंकि वो माइनर हैं, अनसाउंड माइंड हैं, ऐसी स्थिति में वो दावा करके भी क्या कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी जरूरत होती है
कि भाई इमीडिएट रिलीफ की आवश्यकता है, त्वरित न्याय की जरूरत है, वरना अवयस्क या विकृचित व्यक्ति के हितों पर कुठाराघात हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सीपीसी का ऑर्डर 32 बनाया गया और वो 32 यही कहता है कि माइनर माइनॉरिटी के दौरान दावा कर सकता है और अनसाउंड माइंड अनसाउंडनेस के दौरान भी दावा कर सकता है, लेकिन ऐसे दावे उनकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाएंगे, उनकी ओर से कोई न कोई व्यक्ति करेगा। ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन। वो अदर पर्सन क्या होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो कि साहब ऐसा व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से दावा करे और विकृचित व्यक्ति की तरफ से दावा करे, तो सबसे पहली बात तो वो वयस्क होना चाहिए और वो स्वस्थ चित्त भी होना चाहिए। तो साउंड माइंड और मेजर होना चाहिए। उनका कोई संरक्षक है वो भी कर सकता है, संरक्षक नहीं है तो और कोई उनके बिहाफ पे स्वस्थ चित्त व्यक्ति है, साउंड माइंड व्यक्ति है, मेजर व्यक्ति है, अगर वयस्क व्यक्ति है तो वो दावा कर पाएगा। तो ऐसे दावे कर लेंगे। लेकिन जो माइनर की तरफ से दावा करेगा, जो पागल व्यक्ति की तरफ से दावा करेगा, उस व्यक्ति को ऑर्डर 32 में और कानून दृष्टि से क्या कहा गया है, उसे कहा गया है नेक्स्ट फ्रेंड, वाद मित्र। तो अवयस्क व्यक्ति दावा कर सकता है, विकृचित व्यक्ति भी दावे कर सकता है, लेकिन उसे ऐसे दावे वाद मित्र के माध्यम से करने पड़ेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से करने पड़ेंगे। और जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा वो क्या होगा, वो स्वस्थ चित्त होगा, वो वयस्क होगा। द नेक्स्ट फ्रेंड मस्ट बी साउंड माइंड एंड मस्ट बी मेजर। तो ये बात हम समझ गए कि भैया कैसे दावा होगा माइनर और अनसाउंड माइंड के द्वारा। अब मान लीजिए माइनर ने कोई दावा माइनर की ओर से करना था, लेकिन माइनर ने वो दावा खुद कर दिया, नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है। तो अगर बिना नेक्स्ट फ्रेंड के दावा संस्थित किया गया है तो जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, वो न्यायालय से आवेदन कर सकता है कि साहब इस मामले में नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, अब पागल से तो मैं क्या मुकदमा लड़ूं, माइनर व्यक्ति से तो मैं क्या आर्ग्यू करूं। तो इस दावे को फाइल से निकाल दिया जाएगा, इस दावे को हटा दिया जाएगा, अगर नहीं है तो आवेदन कर दिया जाए। अब दावा करना है कौन करेगा, नेक्स्ट फ्रेंड करेगा। तो कई बार जब नेक्स्ट फ्रेंड माइनर और अनसाउंड माइंड की तरफ से दावा करे तो न्यायालय उसे ऑर्डर दे सकते हैं कि इस केस में डिफेंडेंट जो भी है और उसको जितने भी खर्चे लगेंगे, तो आप नेक्स्ट फ्रेंड हो, आप माइनर की तरफ से, अवयस्क की तरफ से, पागल व्यक्ति की तरफ से दावा कर रहे हो, तो आप कोर्ट में ऐसी प्रतिभूति की राशि जमा करा दो। क्योंकि देखो माइनर है, पागल है, पता नहीं वो आपको किस चीज़ के लिए दावा करने के लिए, और आप दावा कर रहे हो, तो वो एक सिक्योरिटी जमा करा दो, ताकि अगर कल को आप मुकदमा हार जाओ तो जो डिफेंडेंट है उसने जो खर्चे बियर किए हैं तो न्यायालय कहीं न कहीं उसे वो खर्चे दिला सकेगा। तो ये वाद मित्र हो गया। अब जो वाद मित्र के माध्यम से दावा किया जाएगा, जो नेक्स्ट फ्रेंड सूट फाइल करेगा, तो उस सूट में उसको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि एक शपथ पत्र उसे देना पड़ेगा। क्या शपथ पत्र देगा वो ये शपथ पत्र देगा कि साहब मैं किसी पागल व्यक्ति के बिहाफ पे, मैं किसी अवयस्क व्यक्ति के बिहाफ पे दावा कर रहा हूँ और मैं इसकी तरफ से पैरवी करूँगा, इस दावे को लड़ूंगा, प्रोसीड करूँगा, फाइल कर रहा हूँ। मैं इस पूरी प्रोसीडिंग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो माइनर और अनसाउंड माइंड व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल होगा, विपरीत होगा। तो एक ऐसा एफिडेविट देना पड़ेगा कि उनके इंटरेस्ट के एडवर्स में कोई भी काम नहीं करूँगा। किसी मामले में जनरली तो यही है कि नेक्स्ट फ्रेंड गार्जियन को बनाया जाए, किसी व्यक्ति के संरक्षक को बनाया जाए, लेकिन
संरक्षक से अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नेक्स्ट फ्रेंड बनाया जाता है तो न्यायालय गार्जियन को पहले नोटिस देगा उस व्यक्ति के। तो वैसे तो बनाना किसको है? गार्जियन को, ठीक है। अगर गार्जियन के अलावा किसी को बनाया जाए तो नोटिस कोड देगा कि इस व्यक्ति को हम इसका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट कर रहे हैं या नेक्स्ट फ्रेंड के रूप में ये दावा कर रहा है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब संरक्षक से भिन्न व्यक्ति को अगर वाद मित्र बनाया जाए तो कोर्ट तभी बनाएगा जबकि ऐसा अवयस्क या विकृचित व्यक्ति के वेलफेयर में हो, उसके कल्याण के लिए जरूरी है। ये तो हो गई अपनी बात कि वाद मित्र अवयस्क और विकृचित व्यक्ति की ओर से दावा करना है, उसके बिहाफ पे सूट फाइल। इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर अवयस्क और विकृचित व्यक्तियों के अगेंस्ट में दावा किया जाए, उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति दावा करे, तो ऐसे दावों में डिफेंड कौन करेगा? प्रतिवादी तो अवयस्क है, विकृचित है, लेकिन पैरवी कौन करे? क्योंकि माइनर पैरवी करने के लिए सक्षम नहीं है, पागल व्यक्ति क्या ही पैरवी करेगा। तो इसके लिए डिफेंड करने के लिए भी एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जो कि माइनर की ओर से प्लीड करेगा, अनसाउंड माइंड की तरफ से दावे को लड़ेगा। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में ऑर्डर 32 में कहा गया है गार्जियन ऑफ सूट, हिंदी में वादार्थ संरक्षक। तो जो वादार्थ संरक्षक है वो कब काम करता है? जब माइनर और अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट में सूट फाइल होता है, तो फिर जो व्यक्ति पैरवी करता है वो है वादार्थ संरक्षक, गार्जियन ऑफ सूट। और जब अवयस्क या विकृचित के द्वारा दावा किया जाता है तो जो व्यक्ति दावा पेश करता है वो नेक्स्ट फ्रेंड होता है, वाद मित्र होता है। तो ये वाद मित्र और वादार्थ संरक्षक की कहानी है, तो हमें ऑर्डर 32 में इसको ध्यान में रखना है। और ये भी देखना है कि अगर चाहे वो वाद मित्र हो, चाहे वो वादार्थ संरक्षक हो, और कोर्ट को लग जाए कि वो अवयस्क या विकृचित व्यक्ति के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, प्रतिकूल काम कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट उनको हटाने के आदेश दे सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को नेक्स्ट फ्रेंड या वादार्थ संरक्षक के जगह पे अपॉइंट कर सकेगा। देखिए, वादार्थ संरक्षक जो है, किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना नहीं बनाया जाए। अगर किसी को गार्जियन ऑफ सूट अपॉइंट कर रही है कोर्ट किसी का, तो कोर्ट को उसकी परमिशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये वादार्थ संरक्षक का जो ऑफिस है ये कहीं न कहीं लाइबिलिटी पैदा करने वाला ऑफिस है, कोई न कोई दायित्व इससे जुड़ जाते हैं। और यही कारण है कि कोर्ट को किसी व्यक्ति को अगर गार्जियन ऑफ सूट अपॉइंट करना हो तो पहले परमिशन ले लेनी होगी। अब ऑर्डर 32A को भी शॉर्ट नोट्स के पर्पज से आप लोग देख सकते हो। भाई, कुटुंब परिवार से संबंधित जो दावे हैं वो ऑर्डर 32A के बारे में कहा गया। तो देखिए, सबसे पहले तो कुटुंब क्या है, परिवार क्या है? तो बहुत सिंपल बात कहूं मैं आपको कि जब दो लोग या तो रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशनशिप से, या फिर शादी के विवाह के संबंध से, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से, या फिर दूध के संबंध से, दत्तक के संबंध से, एडॉप्शन के संबंध से जुड़े हुए हों, या दूध के संबंध से रिलेशन ऑफ मिल्क भी होता है, धाइमा वाला जो संबंध होता है, अगर उससे जुड़े होते हैं तो परिवार के सदस्य कहा जाता है, वो फैमिली मेंबर्स कहे जाते हैं। अब फैमिली मेंबर्स के बीच में विवाद तो होते ही हैं। परिवार में कई तरीके के झगड़े होते हैं। अब पति पत्नी है तो मेंटेनेंस का कई बारी विवाद है, तलाक को लेकर विवाद है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर विवाद है, अडॉप्शन के मामलों में विवाद पैदा हो सकता है, लेजिटिमेसी को लेकर विवाद पैदा हो सकता है, धर्मजता को लेकर विवाद पैदा हो सकता है, विल वसीयत के मामलों में विवाद पैदा हो सकता है, सक्सेशन उत्तराधिकार को लेकर भी फैमिली मैटर्स में, और गार्जियनशिप को लेकर भी विवाद पैदा हो सकते हैं।
तो ये सब जो विवाद हैं, ये कौन से विवाद हैं? ये सूट रिलेटिव टू फैमिली मैटर्स हैं। तो ये फैमिली मैटर्स के सूट हैं। तो इन सूट को जब सीपीसी में इस तरीके के कोई सूट फाइल किए जाए तो ऑर्डर 32A जो है वो कुछ निर्देश देता है कोर्ट को। कोर्ट को क्या करना है ऐसे मामलों में कि जहाँ पे परिवार से संबंधित सूट फाइल हुए हैं, तो ऑर्डर 32A ये बताता है कि ऐसे मामलों में न्यायालय को बंद कमरे में कार्रवाई करनी चाहिए, कैमरा ट्रायल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब देखो बच्चों, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, आप सब लोग ये समझ जाओ किसी बात को कि जहाँ जहाँ ये लिखा है कि कैमरा ट्रायल चलेगी तो गलतफहमी निकाल दो। कोई थर्ड ईयर के बच्चे हो आप, हैं तो सीपीसी थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। तो कैमरा ट्रायल का मतलब ये है कि कोई कैमरा ट्रायल नहीं चलती है कोर्ट में, मतलब कैमरे से कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। कैमरे ट्रायल का मतलब होता है बंद कमरा, यानी कि कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, बाहर एक तख्ती टांग दी जाती है कि अंदर कैमरा ट्रायल चालू है, मतलब कि आउटसाइडर या बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। उस मामले से संबंधित पार्टीज अंदर रहेगी, उन पार्टीज के लॉयर्स काउंसिल्स अंदर रहेंगे, और जो न्यायालय के अधिकारी हैं, पेशकार, बाबू, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सिर्फ यही लोग उस कोर्ट के अंदर बने रहेंगे। बाकी जो दूसरे एडवोकेट्स हैं, दूसरे लिटिगेंट्स हैं, उनको वहाँ पे उस समय कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं होती है जब तक कि ये चीज़ें चलती रहती है, कैमरा ट्रायल होता है। ठीक है। अब चूंकि परिवार के मामले हैं, न्यायालय का एक कर्तव्य और भी बनता है कि परिवार बिगड़े ना, टूटे ना, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का प्रयास कोर्ट करे। तो ये शॉर्ट नोट्स में कभी पूछा जाए तो आपको ऑर्डर 32A इस तरीके से याद रख लेना है, और सवाल अगर पूछा जाए तो उत्तर दे देना है। चलिए अब हम बात करें ऑर्डर 33। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति के द्वारा दावे, गरीब व्यक्ति के द्वारा दावे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को न्याय देने से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। नो वन कैन बी डिप्राइव फ्रॉम जस्टिस merely on the basis that he has no money। उसके पास पैसे नहीं है तो क्या न्याय नहीं मिलेगा? क्या बिल्कुल मिलेगा। इसी के लिए ऑर्डर 33 बनाया गया है। देखिए, आप जानते हो सिविल केसेस हैं, तो सिविल केसेस को फाइल करने से पहले तो क्या करना होता है, जब भी हम सिविल केसेस फाइल करते हैं तो कोर्ट फीस जमा करानी होती है, और कई बार प्रॉपर्टी की 6 to 7% वैल्यू के बराबर कोर्ट फीस जमा करानी होती है, जो कि एक गरीब व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, उसका एक ही कोई मकान है और उस पर ही लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो अब वो अपने मकान पे वापस कब्जा लेने के लिए सिविल सूट फाइल करे, तो उसके पास तो एक ही मकान था और पैसे भी नहीं है, तो क्या अब वो कोर्ट फीस की व्यवस्था कहाँ से करे? तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर 33 ने ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय में बिना न्याय शुल्क दावा करने का एक तरीका बताया है कि न्यायालय में वो बिना न्याय शुल्क के दावा कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये साहब? सबसे पहले तो ये समझ लो कि सीपीसी में या इन मामलों में निर्धन किसको कहा गया है, इंडिजेंट व्यक्ति कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुर्की से मुक्त संपत्तियां 1,000 रुपये से अधिक की नहीं है और जो न्याय शुल्क अदायगी करने में असक्षम है। मतलब उसके पास जो संपत्तियां हैं, कुर्की से मुक्त संपत्तियां 1,000 से ज्यादा की नहीं है। अब कुर्की से मुक्त संपत्तियां कौन सी है? तो आपको उसके लिए सेक्शन 60 देखना पड़ेगा। तो आप सेक्शन 60 को देखिएगा और उसमें आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि किसी व्यक्ति के खाना बनाने के बर्तन हैं, ओढ़ने बिछाने के बिस्तर हैं, मंगलसूत्र वगैरह जो भी हैं, फसल हैं, कोई औजार हैं किसी शिल्पी के, तो वो डिक्री के एग्जीक्यूशन में भी कुर्क नहीं किए जा सकते, उनकी कुर्की नहीं की जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों की कुर्की कर लेगी तो करेंगे तो आदमी करेगा क्या फिर? तो उसके पास ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा 1,000 से ज़्यादा की कोई संपत्ति नहीं है, तो उसे निर्धन व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा सीपीसी में। अब जो निर्धन व्यक्ति है, जो बिना न्याय शुल्क के न्यायालय में दावा करना चाहता है,
तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो के साहब निर्धन व्यक्ति को सबसे पहले जो बिना न्याय शुल्क के दावा करना चाहता है, निर्धनता का एक आवेदन, एप्लीकेशन ऑफ इंडिजेंसी जो है वो कोर्ट के सामने पेश करनी पड़ेगी। वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा कि साहब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी कुर्की से मुक्त संपत्तियाँ 1000 से ज़्यादा की नहीं है, विवादित संपत्ति के अलावा 1000 से ज़्यादा की मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब उसने एप्लीकेशन लगा दी और वो कोर्ट से रिलीफ चाहता है कि साहब मुझे बिना न्याय शुल्क के दावा करने की अनुमति दे दी जाए। इस पर कोर्ट क्या करता है? इस पर कोर्ट इस एप्लीकेशन की इंक्वायरी भी कर सकता है, जांच भी कर सकता है कि झूठ तो नहीं कह रहा। इस पर्पज से कोर्ट जो एडवर्स पार्टी है जिसके खिलाफ दावा करना चाहता है वो उसको नोटिस दे सकता है, उससे जवाब मांग सकता है कि देखो इस व्यक्ति ने दावा किया है कि इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास संपत्तियां नहीं है, ये निःशुल्क दावा करना चाहता है। तो विपक्षी जो है वो बताए कि क्या उसके पास प्रॉपर्टी है क्या। तो विपक्षी को अधिकार है कि वो आके ये बता सकता है कोर्ट में कि साहब ये तो झूठ बोल रहा है, न्यायालय को गुमराह कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस एप्लीकेशन की जांच हो जाएगी और उसके बाद जो भी ऑर्डर होगा होना होगा हो जाएगा। अब देखिए, निर्धन व्यक्ति दावा करता है, उसके पहले उसे निर्धनता का आवेदन करना है। अब उसने एप्लीकेशन लगा दी, तो ध्यान रखिए अगर निर्धन व्यक्ति कोई दावा करे तो दावा भले ही लिमिटेशन में करे या ना करे, लेकिन जो इंडिजेंसी की एप्लीकेशन है वो उसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन में मूव कर देनी है, परिसीमा के काल में मर्यादा की अवधि में उसे लगा देनी है। तो जो इंडिजेंसी की एप्लीकेशन है वो कब लगा दे? विद इन लिमिटेशन में उसे लगा देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई दावा करने के लिए 6 महीने का ही समय, अब 6 महीने में उसे कोई सूट फाइल करना 1 मिनट के लिए मान लो आप, अब उसके पास पैसे नहीं है तो कोई व्यक्ति क्या करता है, पहले तो 5 महीने तक व्यवस्था करने में लगा रहता है। वकील साहब भी यही कहते हैं कि पैसे ले आओ, फिर दावा करते हैं कोर्ट फीस जमा करानी पड़ेगी। अब उसे 5 महीने निकल गए, 5.5 महीने निकल गए, पैसे की व्यवस्था हुई नहीं। फिर वकील साहब कहते हैं वहाँ चलो यार निर्धनता की एप्लीकेशन लगा देते हैं, इंडिजेंसी की एप्लीकेशन लगा देते। तो अब 15 दिन ही बचे हैं, 5.5 महीने हो गए, फिर लेकिन 5.5 महीनों में हमारे 15 दिन बचे, हमने लगा दी इंडिजेंसी की एप्लीकेशन, निर्धनता का आवेदन। अब वो आवेदन पे कोर्ट ने जांच की और कोर्ट को उस आवेदन को सुनने में, विपक्षी का पक्ष लेने में 1 साल लग गया। 1 साल बाद कोर्ट ने कहा कि हाँ आपकी एप्लीकेशन ईदर रिजेक्टेड ईदर एडमिट, कुछ भी ऑर्डर हुआ हो, ठीक है। अगर एडमिट हो गई है तो कोर्ट ने आपको ये कहा है कि आप बिना न्याय शुल्क के दावा कर लो, परमिशन मिल गई है आपको विदाउट कोर्ट फीस सूट फाइल करने की। और अगर रिजेक्ट हो गई है तो कोर्ट का कहना आपसे ये है कि नाउ कम विद द कोर्ट फीस, अब कोर्ट फीस के साथ दावा करो। दोनों स्थितियों में दावा तो अब आपको पेश करना है, लेकिन आपका दावा अब आप 1 साल बाद भी पेश करोगे तो वो दावा लिमिटेशन में ही काउंट होगा, वो परिसीमा से बाहर नहीं है, क्योंकि जितने टाइम तक इंडिजेंसी की एप्लीकेशन कोर्ट में चली वो पूरा का पूरा टाइम लिमिटेशन को कैलकुलेट करने में एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ऐसे नियम है लिमिटेशन के लॉ में, और इसलिए निर्धन व्यक्ति के द्वारा जो दावा संस्थित किया जाता है वो दावा तकनीकी रूप से उसी दिन संस्थित हुआ मान लिया जाता है जिस दिन व्यक्ति निर्धनता का आवेदन न्यायालय में पेश करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडिजेंसी के डेट से ही सूट को प्रेजेंट हुआ मान लिया जाता है। अब चाहे वो सूट साल भर बाद प्रेजेंट हुआ हो या कोर्ट का ऑर्डर साल भर बाद आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रख लेना है। अब क्या कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनमें कोर्ट ने किसी व्यक्ति को पहले तो इंडिजेंट व्यक्ति के रूप में, निर्धन व्यक्ति के रूप में दावा करने की अनुमति दे दी, और बाद में मामले के चालू रहने के दौरान, लंबित रहने के दौरान
क्या कोर्ट उसे कोर्ट फीस जमा कराने के ऑर्डर दे सकता है? तो कि साहब यस, ऐसा हो सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, यदि निर्धन व्यक्ति जो है, जो वादी जो है, जिसने न्याय शुल्क के बिना दावा किया है, वो न्यायालय की कार्रवाई में बाधाएं पैदा करे, तो न्यायालय उसे अब कह सकता है कि कोर्ट फीस के साथ आओ। यदि निर्धन व्यक्ति को मामले के चालू रहते लंबित रहने के दौरान कोई संपत्तियां मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो भी दावा न्यायालय कह सकता है उसको कि अब आपको प्रॉपर्टियां मिल गई है, यू आर नो लॉन्गर निर्धन, अब आप निर्धन नहीं रहे हो, कोर्ट फीस जमा कराओ और आगे बढ़ो। या फिर निर्धन व्यक्ति को जो विवादित संपत्ति थी उसमें कोई अंश मिल गया है, तब भी न्यायालय कह सकता है कि आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में हिस्सा, हक या रेशो मिल गया है, तो नाउ कम विद द कोर्ट फीस। ठीक। या फिर न्यायालय को पता लगे कि निर्धन व्यक्ति ने किसी और से दावा करने के लिए वित्त पोषण ले लिया है, फाइनेंस उठा लिया है, तो भी न्यायालय कह सकता है कि आप अब कोर्ट फीस के साथ दावा करो। समझ गए हैं? ये है पूरी कहानी इंडिजेंट पर्सन के द्वारा सूट ऑर्डर 33 की। ऑर्डर 33 के साथ ऑर्डर 44 को भी देख लीजिएगा। बस इतना सा परिवर्तन करना है कि यहाँ ऑर्डर 33 में निर्धन व्यक्ति दावे करता है और ऑर्डर 44 में वो अपील करता है। बस इसके अलावा सारे प्रोविजन आप सेम टू सेम मेंटेन करके चल सकते हैं। फिर कई बार आपको ऑर्डर 34 भी पूछा जाता है कि बंधक संपत्ति से संबंधित कौन कौन से दावे होते हैं। सूट रिलेटेड टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो कि साहब मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से दावे हो सकते हैं? तो देखिए, मॉर्गेज क्या होता है, बंधक क्या होता है? तो वैसे तो हमको बंधक का कॉन्सेप्ट टीपी एक्ट में दिखाई पड़ता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि प्रतिफल के बदले या फिर ऋण और उधार के एवज में सिक्योरिटी के रूप में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करते हैं। तो बंधक के मामलों में, मॉर्गेज के मामलों में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, संपत्ति में का हित ट्रांसफर होता है, उपयोग उपभोग का अधिकार ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है बंधक के मामलों में। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज होता है। लेकिन अब आपने बंधक कर दी संपत्ति, तो कौन कौन से दावे आप उसके बारे में कर सकते हो? तो दो तरीके के दावे होते हैं। एक तो होता है सूट फॉर रिडम्पशन, मोचन का दावा, और दूसरा होता है सूट फॉर फोरक्लोजर, पूर्वबंध का दावा। ऑर्डर 34 में हमको ये दोनों बातें मिलेगी। मैं बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरलता से ये दोनों बातें आपके सामने रखूंगा, अगर सवाल आए तो हैंडल कीजिएगा। तो सबसे पहला सूट फॉर रिडम्पशन। देखिए, एक बार बंधक सदैव बंधक होता है, तो जो मॉर्गेजर है, जो बंधक करता है, वो बंधक की समय अवधि पूरी हो जाए तो जो भी पैसा उसने लिया है बंधक ग्रहीता से, वो पैसा देके अपनी संपत्ति रिडीम करवा सकता है, वापस ले सकता है, संपत्ति का मोचन करा सकता है। पैसा देके संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लेना मोचन कहा जाता है। अब मान लीजिए बंधककर्ता ने बंधक ग्रहीता को पैसा दे दिया कि भैया ये आपके 5 साल पूरे हो गए, मॉर्गेज आपको 5 साल तक के लिए दी थी प्रॉपर्टी, ये आपके 5 लाख रुपए भी पकड़ो और अब आप मेरी संपत्ति खाली करो। अब बंधक ग्रहीता संपत्ति खाली नहीं कर रहा, कब्जा नहीं हटा रहा, तो जो सूट बंधक करता करेगा वो सूट कहलाएगा सूट फॉर रिडम्पशन, मोचन का दावा। ऐसा मोचन का जो दावा है कौन करेगा? तो सबसे पहले बंधक करता कर सकता है। बंधक कर्ता की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिसान करेंगे, उसके उत्तराधिकारी करेंगे, और कई बार बंधक कर्ता ने यदि संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया है तो ऐसा ट्रांसफरी अंतरिती भी बंधक के मोचन का दावा कर सकेगा। तो ये हुआ मोचन का दावा। दूसरे तरीके का जो दावा है वो सूट फॉर फोरक्लोजर है। ये दावा बंधक ग्रहीता करता है, मॉर्गेजी करता है।
मान लीजिए बंधक ग्रहीता बंधककर्ता के पास जाता है कि साहब 5 साल का पीरियड पूरा हो गया, मैंने आपका प्रीमाइसेस बंधक मॉर्गेज पे लिया था, लेकिन 5 साल हो गए, इस बीच हमने अपना मकान बना लिया है, अब हमें आपकी प्रीमाइसेस की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक काम करो, जो 5 लाख रुपए मैंने आपको बंधक के एवज में दिए थे, वो 5 लाख रुपए आप मुझे लौटा दो। अब लेकिन बंधककर्ता जो है उसके पास धन की व्यवस्था नहीं है, वो पैसे नहीं लौटा रहा है, तो यहाँ पे बंधक ग्रहीता बंधककर्ता पे दावा करेगा और वो दावा कहलाएगा सूट फॉर फोरक्लोजर, पूर्व बंध का दावा। बंधक ग्रहीता मॉर्गेजी इस दावे में कोर्ट से क्या मांगेगा? मॉर्गेजी कोर्ट से कहेगा कि साहब मॉर्गेजर से मेरा पैसा दिला दो। अगर पैसा नहीं दिला पा रहे हो तो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल में कन्वर्ट करा दो, मुझे उसका विक्रय का स्वामी बना दो। ठीक है, तो ये 2 रिलीफ वो मांगता है। इस दावे को कहते हैं सूट फॉर फोरक्लोजर। तो ये कौन सा दावा हो गया? पूर्वबंध का दावा। जो कौन करता है? मॉर्गेजी करता है। मॉर्गेजी की डेथ पर कभी कभी उसके वारिसान भी करते हैं। तो ये ऑर्डर 34 से कई बार सवाल पूछा जाता है। ऑर्डर 35 इंटर प्लीडर सूट। तो ज़्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो इंटर प्लीडर सूट ऑर्डर 35 सेक्शन 88 को लेकर मिलेगा और सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो अगर मतलब 70-80% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूछा जा सकता है इस पे 35-88 पे सवाल। इंटर प्लीडर सूट ऐसे समझ नहीं आएगा, वो वीडियो स्क्रॉल कर लीजिएगा, एक बुढ़िया की कहानी उसमें मैंने सुनाई है, उस कहानी को सुन के इंटर प्लीडर सूट को क्लियर कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा, सवाल ठीक हो जाएगा। अब कुछ टॉपिक्स और बात कर रहे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। देखिए, ऐसे तो सीपीसी पे एक बहुत बड़ा विषय है जिसको 90 मिनट में कवर कर पाना मुश्किल नहीं, असंभव है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो जो टॉपिक सवाल जहाँ से मेरे अपने विवेक से मुझे लगता है कि नहीं, इतने 90 मिनट के इस डिस्कशन से कम एलएलबी में पास होने की तो गारंटी मिल जाएगी। तो वो पास होने की गारंटी के साथ जो गारंटेड चैप्टर्स हैं उन पर ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक और आपको शॉर्ट नोट्स में कभी कभी बड़े सवालों के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा और वो होता है सेक्शन 10, 11, 12, रेस सबजुडाइज, रेस जुडिकाटा और सेक्शन 12 बार ऑफ फर्दर सूट। ठीक है, तो इन पर हम बात करते हैं। ये सेक्शन 10, 11, 12 जो हैं, ये चाहे आपको रेस सबजुडाइज हिंदी में विचाराधीनवाद का सिद्धांत पूछे या लंबितवाद का सिद्धांत सबजुडाइज ये पूछ ले, या फिर रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 प्रांग न्याय का सिद्धांत, पूर्व न्याय का सिद्धांत हिंदी में से कह दो, या सेक्शन 12 बार ऑफ फर्दर सूट अतिरिक्त वाद का वर्जन के रूप में पूछा जाए तो भी आपको ये जवाब देने हैं जो अभी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 11 पढ़ा देता हूं, रेस जुडिकेटा। तो सेक्शन 10 आप अपने आप समझ जाओगे, फिर सिर्फ एक लाइन ही, एक शब्द ही परिवर्तन करना है 10 के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 11 जो है रेस जुडिकेटा जो है, देखिए ऐसे तो बहुत बात हम कर सकते हैं, टेक्निकलिटी की बहुत तकनीकी हो सकती है, लेकिन हम अभी सिर्फ कंपटीशन की क्लास नहीं ले रहे यहाँ पे, यहाँ सिर्फ एलएलबी पास करनी है। तो रेस जुडिकेटा के लिए मैं बहुत थोड़ा सा बोलूँगा और सरल शब्दों में, बाकी आप सेक्शन 11 है उसके 8 एक्सप्लेनेशन है, सब रट के लिख सकते हो अगर रटने की कैपेसिटी है तो, और नहीं है तो इतना लिखोगे पर्याप्त है। अगर समान पक्षकारों के मध्य समान विषय वस्तु को लेकर समान विवाद्यकों पर सक्षम न्यायालय ने गुणागुण पर अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया है, तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य उन्हीं विवाद्यकों को लेकर उसी विषय वस्तु पर
दोबारा दावा संस्थित नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं प्रांग न्याय। इफ एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट has determined a case finally between the same parties onto the same subject matter on same issues, then into the in between the same parties onto the same subject matter on the same issue, there shall not be further suit, no institution of further suit। तो दोबारा दावा नहीं होगा। मान लीजिए एक बोतल है, इस बोतल के ओनरशिप को लेकर आपके और मेरे बीच में कोर्ट में दावा चल गया, ठीक है, चल गया दावा। किसका दावा चला? बोतल का, ठीक है। इशू क्या है? ओनरशिप का, ठीक। और पार्टी कौन है? आप और मैं। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि इस बोतल का मालिक मैं हूं, ठीक है। अब धारा 11 कह रही है, रेस जुडिकेटा कह रहा है कि इसी बोतल को लेकर, स्वामित्व को लेकर आप मुझ पे दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि हो गया है एक बार, ठीक। तो जो हो चुका है, सक्षम न्यायालय ने समान पक्षकारों के मध्य समान विषय वस्तु को लेकर समान विवाद्यकों पर यदि गुणागुण पर मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया है, तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु को लेकर उन्हीं विवाद्यकों पर दोबारा दावा संस्थित नहीं किया जा सकता है। ये है आपका रेस जुडिकाटा, ठीक है, प्रांग न्याय। अब आप इसके लिए, अब ये जो बताया मैंने सेक्शन 11, सेक्शन 10, सेक्शन 11 में तो जो शब्द मिले वो क्या थे? फाइनली डिटरमाइन। अगर कोई दावा पूरी तरीके से तय कर दिया, निर्णय कर दिया, डिक्री हो गई, सब हो गया, तो आप उन्हीं फैक्ट्स पे, उन्हीं पार्टीज के बीच में, उन्हीं इश्यूज पे दोबारा दावा नहीं चलेगा। लेकिन सेक्शन 10 कह रहा है कि अगर कोई दावा आपके और मेरे बीच में इस बोतल के ओनरशिप को लेकर कोर्ट में कोई दावा पेंडिंग है, लंबित है, विचाराधीन है, तब भी किसी दूसरी कोर्ट में आप के और मेरे बीच में इसी बोतल के ओनरशिप को लेकर कोई नया दावा संस्थित नहीं चलेगा, नहीं होगा, ये कहता है 10। तो 10 रेस सब जुडाइस, मामला लंबित है तो भी नहीं होगा। 11 फाइनली डिटरमाइन हो गया है तब भी नहीं होगा। बात समझ गए होंगे। और 12 की बात करते हैं, बार ऑफ फर्दर सूट। बार ऑफ फर्दर सूट का क्या मतलब? कि भाई अतिरिक्त दावे का वर्जन। मान लीजिए, देखिए, मैंने आपके खिलाफ, आप मेरे किराएदार हो और मैं मकान मालिक, आप मेरा कमरा खाली नहीं कर रहे, तो मैं आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा पेश करूंगा। तो मैंने दावा पेश कर दिया कि साहब ये कमरा मैंने इनको किराए पे दिया था, ये समय पे खाली नहीं कर रहे, तो इनका इनकी किराए का कमरा जो है ये मुझे वापस दिलाया जाए। तो मैंने सूट फाइल कर दिया, हो गया मेरा सूट फाइल। लेकिन सूट फाइल कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि कब्जा दिला दिया जाए। किराएदार को कहा कि भैया 15 दिन में कब्जा दे दो। अब वो किराएदार मुझे कब्जा देगा, लेकिन मुझे याद आया कि इस आदमी से मेरे 1 साल का किराया भी बाकी है, पर मैंने उसके लिए तो दावा किया ही नहीं, दावे में लिखा ही नहीं, किराया रिलीफ मांगा ही नहीं। क्या मैं इसके लिए फर्दर सूट कर सकता हूँ क्या? तो धारा 12 मुझे रोकती है, फर्दर एडिशनल फर्दर सूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि धारा 12 यही कहती है कि उस जो मैंने कब्जे का दावा किया था, उस कब्जे के दावे में मैं किराए के मांग कर सकता था। वादी को चाहिए कि एक ही वाद हेतुक से पैदा होने वाले जितने भी अनुतोष हैं वो उसे न्यायालय से मांग ले, और अगर नहीं मांगता है तो न्यायालय ये मान लेता है कि वे अनुतोष मांग लिए गए हैं। तो ऐसे मामले में मुझे किराया मांग लेना चाहिए था, मैंने नहीं मांगा है, तो इस किराए को लेकर मैं दोबारा दावा नहीं कर पाऊंगा। ये है 12 बार ऑफ फर्दर सूट। अब चाहे धारा 10 हो, 11 हो या 12 हो,
रेस सब जुडाइज हो, रेस जुडिकाटा हो, या फिर बार ऑफ फर्दर सूट हो, तीनों ही स्थितियों में तीनों का एक ही उद्देश्य है लेजिस्लेचर का बनाने के पीछे, और वो है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना। जो कोर्ट में दावों की बाढ़ आ रही है, जो वादों की बहुलता हो रही है, उसको रोक दिया जाए, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान रखना है। 10, 11, 12 का उद्देश्य क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को खत्म करना, ताकि एक ही विषय को लेकर बार बार पार्टीज कोर्ट में ना आ जाए, तो वो खत्म होता है। जजमेंट भी फाइनल बना रहता है, एक ही विषय पर दो अलग अलग जजमेंट भी नहीं आते, ये भी एक बेसिक उद्देश्य है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, समन। सेक्शन 27 से 32 तक आपको दिखाई पड़ेगा, ऑर्डर 5 भी इसके साथ ही पढ़ना। जब कोई दावा इंस्टीट्यूट हो जाता है सिविल कोर्ट में, दावा फाइल हो जाता है, तो कोर्ट क्या करता है कि साहब कोर्ट समन जारी कर लेता है। किसके नाम पे समन जारी होता है? डिफेंडेंट के नाम। वादी ने दावा कर दिया तो कोर्ट देखता है कि उसमें प्रतिवादी कौन है, तो प्रतिवादी के नाम पे कोर्ट समन जारी करता है। समन क्या है? समन इज अ कॉल ऑफ द कोर्ट। समन न्यायालय का बुलावा है, इनविटेशन है कि आपके खिलाफ किसी ने कोई दावा किया है, कोई शिकायत की है, आप कोर्ट में हाजिर हो जाओ। तो सिविल मामलों में समन जारी किए जाते हैं, और ये समन जो है ये जवाब दावा पेश करने के लिए, रिटन स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी विटनेस को गवाह के रूप में बुलाने के लिए भी जारी हो सकता है, और किसी व्यक्ति से जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ें हैं, उनकी कोर्ट में आवश्यकता है, तो उसके लिए भी ये समन जारी हो ही सकता है। ठीक है। समन न्यायालय की भाषा में होता है, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, न्यायालय की सील लगी होती है। समन हमेशा 2 प्रतियों में जारी होता है। 2 प्रतियों में इसलिए कि एक कॉपी तो जिसको देनी है डिफेंडेंट को, उसको दे के साइन करा के डिलीवरी ले लेंगे, और दूसरी कॉपी उसको दे देंगे। एक कॉपी डिलीवरी साइन करा के लेके कोर्ट में पेश करते हैं, ताकि कोर्ट को यह पता चल जाए कि समन उसे मिल गया है। समन के साथ साथ आपको वाद पत्र की एक कॉपी, दावे की कॉपी भी लगा देनी होती है। तो दावे की कॉपी समन के साथ लग जाती है, डिफेंडेंट के पास पहुंच जाता है। तामील कैसे होती है? तो जनरली सिविल केसेस में तामील करने के लिए जो हमारी प्रोसेस शाखा है कोर्ट में, तो उसमें एक व्यक्ति होता है जिसे तामील कुनिंदा कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोसेस सर्वर कहते हैं। तो वो जाता है, एक कॉपी सामने वाले को देता है, और दूसरी कॉपी पे कहता है कि रिसीव करके साइन कर दो, और वो कॉपी कोर्ट में पेश कर देता है। तो जनरली इसको कहते हैं पर्सनल सर्विंग ऑफ समन, सर्विंग ऐसे हो जाती है। दूसरा तरीका समन तामील का, डाक के माध्यम से भी समन तामील हो जाती है, बाय वे ऑफ पोस्ट भी हो जाता है। जो रसीद आती है, जो पावती आती है, आजकल तो ऑनलाइन रिपोर्ट आ जाती है, तो समन की तामील ऐसे भी हो जाती है। तीसरी बात, प्रतिस्थापित तामील, सब्स्टिट्यूटेड और रेस्टिट्यूटेड सर्विंग ऑफ समन। तो ये कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसके डाक भेज रहे हैं, है ही नहीं घर पे, ताला लगा हुआ है, बार बार तामील कुनिंदा जा रहा है ही नहीं, ताला लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के घर के सहज दृश्य भाग पर, अच्छे से दिखने वाले घर के पार्ट पर लगा दी जाती है समन की कॉपी, चिपका दी जाती है। तो इसको सब्स्टिट्यूटेड और रेस्टिट्यूटेड सर्विंग कहते हैं। एक भाग और है कि अगर आप उसके घर के बाहर भी लगा दो, एक कॉपी न्यायालय में लगा दो, न्याय सदन में, और अखबार में भी आप प्रकाशन करा सकते हो। लोकल न्यूज़पेपर जो चलता है उसमें भी कॉपी पब्लिश कराई जा सकती है, तो इसको कह देते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विंग ऑफ समन। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। अब और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? शॉर्ट नोट्स में रिटन स्टेटमेंट, और रिटन स्टेटमेंट में भी 2 बातें, मुजरा और प्रतिदावा, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। अब वादी पे समन पहुंच गया, जब वादी पे समन पहुंच गया तो डिफेंडेंट आएगा, और डिफेंडेंट क्या करेगा? रिटन स्टेटमेंट पेश करेगा, अपना जवाब दावा पेश करेगा। इस रिटन स्टेटमेंट में ऑर्डर 8 में
रिटर्न स्टेटमेंट देते समय दो शब्द आपको कई बार पूछे जाते हैं, एक होता है समायोजन मुजरा और दूसरा होता है काउंटर क्लेम प्रति दावा। तो कई बार शॉर्ट नोट्स में आएगा, तो आपको समझा देता हूं कि क्या है मुजरा। क्या है मुजरा? इज अ प्ली ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द सूट ऑफ प्लेंटिफ। मुजरा वादी के दावे के विरुद्ध किसी राशि के समायोजन का कथन है। तो मान लीजिए वादी ने दावा किया कि भैया मैं आपसे 5 लाख रुपए मांगता हूं, मुझे पैसा दो। तो प्रतिवादी ने मुजरा किया कि भैया देखो 5 लाख रुपए आप मांगते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये देखो 2 लाख रुपए की रसीद है, आपको 2 लाख रुपए उस दिन मैंने गिरा के दे दिया, आप भूल गए, तो 2 लाख रुपए मेरे कम कर दो, अब आप कितने मांगते हो? 3 लाख ही मांगते हो। तो ये जो प्ली ऑफ एडजस्टमेंट है, ये समायोजन का जो कथन है, वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिवादी के द्वारा समायोजन का कथन है किसी राशि के, तो उसको टेक्निकली कहा गया है मुजरा। तो ये मुजरा समायोजन दो तरीके का, ये मुजरा दो तरीके का, एक तो लीगल सेट ऑफ और दूसरा इक्विटेबल सेट ऑफ। एक तो सामयिक मुजरा है, एक विधिक मुजरा है। तो इतना सा आपको लिखना है कि विधिक मुजरा तो वो है जहां पे राशि असर्टेन है, निश्चित राशि है, कि आप कह रहे हो कि 2 लाख की रसीद है, ये 2 लाख निश्चित है, तो इसको कहोगे लीगल सेट ऑफ, जो कि आसानी से सेट ऑफ हो जाएगा। दूसरा इक्विटेबल सेट ऑफ, सामयिक मुद्रा, मतलब राशि सर्टेन नहीं है, एक लमसम अमाउंट हो सकती है, तय करने योग्य है, सर्टेन नहीं है। तो जहां राशि निश्चित नहीं है उसको आप इक्विटेबल सेट ऑफ में ले लो। कभी होगा तो एक नया वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जुड़े रहिएगा। थर्ड ईयर होने के बाद भी कंपटीशन में आपके ये वीडियो बड़ा काम आएगा, तो कभी कभी लीगल और इक्विटेबल सेट ऑफ को लेकर पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब आते हैं काउंटर क्लेम। मुजरे के लिए ध्यान रखना है, जो जिस राशि का आप मुजरा करा रहे हो वो सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। उधार का उधार, व्यापार का व्यापार, सेम ट्रांजेक्शन से अराइज होता है मुजरा। रकम कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम का क्या अर्थ है कि साहब काउंटर क्लेम, जब वादी ने दावा किया कि 5 लाख रुपए मैं आपसे मांगता हूं, मैंने आपको उधार दिए थे, प्रतिवादी ये लिख के कह के आता है कि साहब बिल्कुल सही बात है, आप मुझे 5 लाख रुपए मांगते तो उधरत लिए थे, पर आप याद करो कि मैंने आपको एक मोबाइल बेचा था 2 लाख रुपए में। मेरी मोबाइल की दुकान पे आप आए थे, वो 2 लाख रुपए आज तक मेरे बाकी हैं जो आपने नहीं दिए। अब ये जो है ये काउंटर क्लेम है। उसने कहा कि 2 लाख रुपए मैं मांगता हूं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन से पैदा हुआ है, उधार नहीं है, ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन से होता है, ये मोबाइल का लेन देन है। अब ये मोबाइल का लेन 2 लाख का हो सकता है कि मान लो 10 लाख का मोबाइल है, तो वो ये कह सकता है कि 10 लाख का मोबाइल है साहब, है 5 तो आप मांगते हो, अब 5 मेरे निकल रहे हैं, तब भी काउंटर क्लेम होगा। और राशि कम है तब भी काउंटर क्लेम होगा, क्योंकि काउंटर क्लेम की विशेषता है कि वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन से पैदा होता है। उधार का उधार होता तो सेट ऑफ होता, ठीक है, लेकिन यहाँ उधार अलग है, मोबाइल अलग है, तो काउंटर क्लेम होगा। समझ गए हैं? अब आपको और क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, तो देखिए शॉर्ट नोट्स के लिहाज से डिक्री की परिभाषा आपको पढ़ लेनी है, वो आप करोगे अपने बेसिस पे। दूसरी बात, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन आपको करनी है वहां से। तीसरी बात, मीन्स प्रॉफिट, मध्यवर्ती लाभ के बारे में आपको पढ़ना है, पूछा जा सकता है। 13-14 फॉरेन जजमेंट, विदेशी निर्णय को लेकर आपको पढ़ना है, विदेशी न्यायालय क्या है ये आपको पढ़ लेना है। फिर कमीशन को लेकर एक चैप्टर है वो पढ़ लेना है, रिसीवर को लेकर चैप्टर है वो पढ़ लेना है। तो कमिश्नर पढ़ लेना है, रिसीवर पढ़ लेना है, डिक्री पढ़ लेनी है, डिक्री के एग्जीक्यूशन के तरीके पढ़ लेने हैं। तो डिक्री, डिक्री का एग्जीक्यूशन, कमीशन, ये सब चीज़ें आपको करते रहनी हैं। और भी कुछ चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है तो मुझे देख लेने दीजिए, ताकि
आप लोग, हाँ, ऑर्डर 9 भी आप पढ़ सकते हैं। पार्टीज की अपीयरेंस और पार्टीज अगर कोर्ट में हाजिर ना हो तो उसकी क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ऑर्डर 9 में से भी कई बार सवाल आने की संभावना है। मुझे लगता है कि इतना, हाँ, एक और ध्यान रखिए, टेम्परेरी इंजेक्शन, TI, ऑर्डर 39 में पढ़ लीजिएगा, टेम्परेरी इंजेक्शन को लेकर बातें मिलेगी। इंट्रीम ऑर्डर और इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इसके बारे में भी चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा। तो इंट्रीम ऑर्डर और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं, जो ऑर्डर 39 का रूल 6 है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, इस पे भी कई बार शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। तो वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा और चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा और एक आपको वीडियो मिलेगा इंट्रीम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को लेकर, तो उसको भी LLB के लिहाज से देखा जा सकता है। हाँ, शॉर्ट नोट्स में इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट 151, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। तो प्रिकॉशन के लिहाज से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इससे बाहर पेपर नहीं हो सकता है, इस बात की जिम्मेदारी है। पर हाँ, जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनको भी सरसरी निगाह से एक बार जरूर देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में सेक्शन 100 सेकेंड अपील भी आप देख सकते हो, है? इसमें भी कई बारी सवाल बनता है। तो ये सारे हमारे चीज़ें हो गई। एक बड़ा सवाल अगर पूछा जाए, देखिए CPC बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन पास होने के लिए हम कह रहे हैं कि 2-3 सवाल करते हैं, पास हो जाते हैं। तो 3 सवाल तो मेरे डिस्कशन में आने ही आने हैं, लेकिन 10 सवाल आएंगे। कई बार बच्चों की इच्छा होती है कि 5 में से 5 पूरे कर लें। तो रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू, इसको भी आप सिविल मामलों में करके चलेंगे। अपील, रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू, इसको भी तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है कि अपना काम पूरा हो जाएगा। चलिए, जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आगे भी, चूँकि अब तो आप लोगों को सबको अग्रिम शुभकामनाएं, थर्ड ईयर के बच्चों को, कि सब पेपर लगभग ख़त्म हो ही गए हैं। कंपटीशन के दृष्टिकोण से साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।